हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले के जो वीडियोस हैं, इसके पहले के वीडियोस में हमने रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी जी के जीवन परिचय को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज इस सेशन के अंतर्गत हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि जितनी भी मैं वीडियो को इस चैनल पर अपलोड करूँगा, इसकी नोटिफिकेशन आप पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को देखेंगे और उनके जीवन परिचय को देखने से पहले हम लोग इनके जीवन परिचय को थोड़ा संक्षिप्त रूप में शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ 1908 ईस्वी को सिमरिया। कहाँ है ये? बिहार। और अगर ज़िले की बात करें दोस्तों तो मुंगेर पड़ेगा, यानी सिमरिया नामक ग्राम में मुंगेर जिले के यानी बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। किनका जन्म? रामधारी सिंह दिनकर का। कब हुआ? 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और इनका निधन कब हुआ? 1974 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक या कवि थे। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और उसमें से कुछ उपलब्धियों को हम आप लोगों के सामने प्रकट किए हैं। जैसे कौन सी उपलब्धियां हैं? तो इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है और इसके अलावा इन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है इनको। और इनकी भाषा क्या थी? इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है और इनकी जो भाषा थी क्या थी? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। इतना कंफर्म हुआ दोस्तों। आइए हम इनका जीवन परिचय विस्तार से देख लेते हैं कि इनके जीवन परिचय में विस्तार में क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्या कि एक साधारण किसान परिवार के थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। और इसके बाद दोस्तों बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों के लिए क्या किया? उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्या हो गए? प्रधानाध्यापक हो गए। इन्होंने क्या किया? जब बीए पास कर लिया, बीए उत्तीर्ण कर लिया, तो बीए के बाद क्या किया दोस्तों? इन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला और उसके कुछ समय बाद यह सरकारी नौकरी में चले गए। प्रधानाध्यापक के बाद कहाँ चले गए? सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी में जब गए तो इनकी जो सेवा प्रारंभ हुई, इनको कौन सा पद मिला? तो अवर निबंधक के रूप में इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। और उसके बाद जब इन्होंने अच्छा काम किया तो उसके बाद इनको क्या हुआ कि प्रचार विभाग का, यानी जो प्रचार विभाग है उसका इनको उप निदेशक बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उप निदेशक बना दिया गया। और उन्होंने इस पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कार्य करते रहे। क्या किया कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी रहे, उन्होंने प्रचार विभाग के उप निदेशक पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कार्य करते रहे। और तदंतर कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया? बिहार विश्वविद्यालय जो है उसमें क्या हुआ कि उसमें ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। वहाँ पर इन्होंने वहाँ पे इनको कौन सा पद मिल गया? हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद का विभाग मिल गया। कहाँ पर? बिहार विश्वविद्यालय में। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कि 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के सदस्य के रूप में क्या हुए? मनोनीत हुए। यानी भारत सरकार द्वारा, यानी भारत संसद है जो राज्यसभा होती है, लोकसभा या राज्यसभा थी, उनमें इनको क्या किया गया? मनोनीत कर लिया गया। कब किया गया? 1952 ईस्वी में। ये क्या रहे? एक सांसद भी रह चुके हैं। और इसके अलावा ये क्या? भागलपुर के विश्वविद्यालय, जो भागलपुर विश्वविद्यालय है, इसके क्या थे? ये उपकुलपति भी रह चुके हैं। तो जो इनकी उपलब्धि थी कौन कौन सी थी? पहला क्या है कि ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या अध्यक्ष पद पर काम किया। और दूसरा क्या है कि भारतीय संसद के सदस्य बने। कब बने? 1952 ईस्वी को ये भारतीय संसद के सदस्य बन गए। और इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ ये कि ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रह चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि
जब ये उप कुलपति रह चुके तो उसके कुछ समय पश्चात क्या किया कि भारत सरकार ने इनको अपने पास रख लिया। भारत सरकार ने इनको अपने पास रख लिया। कौन सा विभाग इसको यानी रामधर दिनकर जी को अपने पास रखा? तो जो गृह विभाग है, गृह मंत्रालय है, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, इन रामधर सिंह दिनकर जी को अपने पास रखा। किसके लिए रखा है? तो हिंदी सलाहकार के रूप में इनको रखा। इनका काम क्या था कि हिंदी के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार के लिए इनको सलाह देना। किसको? गृह मंत्रालय को सलाह देना। किसके लिए? हिंदी का विकास कैसे हो और हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। इस चीज़ के लिए इनको क्या भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में रख लिया। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है और 1959 ईस्वी को इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये पेपर में आ सकता है क्या कि निम्न में से कौन सा लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आपको ऑप्शन दे देगा। आपको ऑप्शन क्लिक करना है। अगर उसमें ऑप्शन में रामधर सिंह दिनकर जी का आ गया नेम तो आपको 100% वहीं क्लिक करना है। इतना कन्फर्म हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ये भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके थे ना, है ना, भागलपुर विश्वविद्यालय में क्या थे, ये उप कुलपति थे। तो जो भागलपुर विश्वविद्यालय था इनको भी क्या किया? सम्मानित किया। किस उपाधि से? डी.लिट की उपाधि से क्या किया? इनको सम्मानित भी किया। और इसके बाद इस महान लेखक की आज समय मृत्यु हो गई। कब हुई? 1974 ईस्वी को रामधर सिंह दिनकर जी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब आइए देख लेते हैं इनका साहित्य में योगदान था। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान क्या किया? अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रामधर सिंह दिनकर जी के जीवन के बारे में। अब इन्होंने साहित्य में अपना योगदान क्या दिया है इसको पढ़ लेते हैं। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या था? कविता था। ये क्या करते थे? पूरे देश विदेश में कविता यानी कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने सर्वप्रथम कविताओं का निर्माण किया। तो इनका जो प्रसिद्धि का मुख्य आधार था क्या था? कविता था। और ये देश विदेश में मुख्य रूप से कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। लेकिन इसके साथ साथ यानी कविता लिखने के साथ साथ क्या गद्य लेखन के रूप में भी आगे रहे। ये क्या करते थे? कविता लिखते भी थे, साथ ही साथ नाटक, कहानी, निबंध और जितने भी गद्य विधाएं हैं इसका भी एक सृजन कर रहे थे और इसमें भी ये आगे थे। अनेक अनमोल ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि की तथा इसका ज्वलंत उदाहरण दिया। यानी इन्होंने क्या किया? बहुत सारी गद्य रचनाओं का निर्माण किया और इसका एक ज्वलंत उदाहरण क्या है इसको देख लेते हैं। जो इसका उदाहरण है क्या कि संस्कृति के 4 अध्याय, जो संस्कृति का 4 अध्याय है इसके लिए इनकी कृति है। किसकी? रामधर सिंह दिनकर जी की। कौन सी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय। ये क्या है? रामधर सिंह दिनकर जी की कृति है। इनके लिए ना इनको हिंदी द्वारा जो हिंदी का पुरस्कार होता है इनको साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया। ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि पेपर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि रामधर सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? किस कृति के लिए दिया गया? तो जो आपका आंसर क्या बनेगा? संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधर सिंह दिनकर जी को क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इतना कन्फर्म होगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं इनकी कुछ कृतियों को। तो पेपर में कृतियाँ भी पूछ लेता है कभी कभी, तो कृतियों के लिए आपको 1 नंबर मिलता है और क्या कहते हैं उसको जीवन परिचय के लिए 2 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है? 2 नंबर। टोटल 3 नंबर हो गया। आइए देख लेते हैं इनकी कुछ कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो कृतियों की बात करें तो जो पहला है इनके निबंध को हम देख लेते हैं। इनके निबंध कौन कौन से हैं? अर्धनारीश्वर, बट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। ये क्या है? रामधर सिंह दिनकर जी के निबंध हैं। और इनकी कुछ यात्रा वृत्तांत भी हैं, इसको देख लें। यात्रा वृत्तांत इन्होंने कौन से लिखा है? देश विदेश। देश विदेश क्या है? यात्रा वृत्तांत हैं। किस लेखक के? रामधर सिंह दिनकर जी का है। आलोचना की बात करें तो आलोचना में आएगा शुद्ध कविता की ओर। ये क्या है? रामधर सिंह दिनकर जी की क्या है? आलोचना है। और जो अन्य रचनाएं हैं, अन्य रचनाओं की बात कर लें तो इसके अंतर्गत आ रहा है रेणुका, ओंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा। ये सब क्या है? रामधर सिंह दिनकर जी की क्या थी? रचनाएं हैं। रामधर सिंह दिनकर जी की रचनाएं थी। आइए अब देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी भाषा है। इन्होंने अपने
भाषा अपने रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है। तो अभी हम संक्षिप्त रूप में बात कर चुके थे क्या कि रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी भाषाओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो यहीं पे चीज़ यहाँ लिखी है क्या कि दिनकर जी की जो भाषा थी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। कैसे थी? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। इन्होंने तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया और इसके साथ ही साथ मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। बहुत ही सहज अच्छा प्रभाव डाला है अपनी रचनाओं में, अपने सृजनकर्ताओं में। इतना कन्फर्म हो दोस्तों क्या कि जो भाषा थी किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। कैसी थी? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। इतना कन्फर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि दोस्तों जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे ये अपनी रचनाओं का जो निर्माण करते थे किस शैली के अंतर्गत करते थे? तो जो इनकी शैलियाँ थीं ये विवेचनात्मक रूप में लिखते थे। ये क्या करते थे? उसकी विवेचना करते थे। दूसरा क्या है? समीक्षात्मक रूप में, और उसका बहुत ही सोच विचार कर समीक्षा करके बहुत अच्छे से उसका प्रभाव इफेक्ट डाले ऐसा लिखते थे। और बहुत भावात्मक रूप से लेते थे और सूक्तिपरक शैली का प्रयोग क्या किया? इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।